हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार द्रोह का पीटी होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है। अभी तक दोस्तों हमने आप सभी के लिए डे 1 से लेकर के डे 7 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम डे नंबर 8 को देखेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं वो हाँ, मतलब पूरा का पूरा क्या है, दरोगा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो ये वीडियो आप सबको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, और दोस्तों इसका हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पर। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। और पहला सवाल दोस्तों क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इस संधि का संबंध किस संरक्षण से है? तो दोस्तों इस संबंध का जो ये संधि है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो जैव विविधता का संरक्षण से हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे है, तो पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जो है आपको जैव विविधता देखने को मिलता है। और इसका अधिनियम कौन सा है? एक्ट तो 2002 का अधिनियम के तहत जो है जैव विविधता का अधिनियम है। अगला प्रश्न है कि महासागरों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उच्च समुद्र का माना जाता है? तो महासागरों का जो लगभग जो है हमारे पास है 64% हिस्सा जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? उच्च समुद्र का माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश की संसद द्वारा तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया गया है? तो दोस्तों वो कौन सा देश है? तो अमेरिका के कांग्रेस द्वारा जो है तिब्बत समाधान अधिनियम को पेश किया गया है, पारित किया गया है। अगला प्रश्न है कि दलाई लामा कहाँ के मूल निवासी हैं? तो दलाई लामा की दोस्तों हम बात करेंगे तो ये कहाँ के हो जाएंगे? तिब्बत के मूल निवासी यहाँ पे हो जाएंगे। दलाई लामा ने भारत के किस स्थान पर शरण लिया था? तो 1959 में लिया था। कहाँ पे? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो दलाई लामा ने 1959 में लिया था। कहाँ पे? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। और इसी के चलते में भारत और चीन के बीच दोस्तों युद्ध होता है कब? 1942 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय मूल की किन दो महिलाओं को व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया है? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्हाइट हाउस फेलो में नामांकित किया गया। उसका नाम क्या है? पद्मनी और कौन सी? नलिनी टाटा को। ठीक है, यानी पद्मनी और जो नलिनी टाटा है इनको व्हाइट हाउस फेलो में नामित किया गया है। अगला सवाल क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, उनका स्थान क्या है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ था और राष्ट्रपति जो बने हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और 47वें क्रम के हैं। 47 नंबर के जो है वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और किस पार्टी से है? तो ये आपके रिपब्लिकन पार्टी से है। किसे? रिपब्लिक पार्टी से है डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत के रुपे कार्ड को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों रुपे कार्ड को जो है लॉन्च किया गया अभी मालदीव में। कहाँ पे? मालदीव में लॉन्च किया गया है। और इसकी कैपिटल कहाँ होगी? माले। और अब इसकी जो मालदीव है कहाँ पर इसकी अवस्थिति है? तो हिंद महासागर में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत का जो भीम ऐप है इसको अपनाने वाला पहला देश कौन बन चुका है? तो भूटान बन चुका है। कौन सा? भूटान बन चुका है। भारत के रुपे कार्ड को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो नेपाल। कौन सा है? नेपाल जो है भारत के रुपे कार्ड को अपनाने वाला पहला देश है। उसके बाद दोस्तों कौन है? मालदीव है। और भीम ऐप को किसने लॉन्च किया, अपनाया है? तो भूटान ने अपना लिया है। अगला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो ये अक्टूबर 2024 से मंजूरी प्रदान की गई थी। ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ऊर्जा दक्षता हब जो है ना इसकी स्थापना होती है 2017 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो जर्मनी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सचिवालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है इसका सचिवालय कहाँ पे होगा? तो पेरिस में स्थित है। कहाँ पे? पेरिस में स्थित हो जाएगा। भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना के लिए किस सबमरीन ने भाग लिया है? तो दोस्तों वो कौन सा सबमरीन हो जाएगा आपके पास? तो आईएनएस तंवर ने भाग लिया। किसने? आईएनएस तंवर ने इसमें भाग लिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वदेश निर्मित भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी है? तो स्वदेश निर्मित जो भारत की पहली पनडुब्बी हो जाएगी वह कौन सा? आईएनएस अग्नि, सॉरी आईएनएस अरिहंत हो जाएगी। कौन सी? आईएनएस अरिहंत जो है स्वदेश निर्मित भारत की पहली पनडुब्बी यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वदेश निर्मित भारत की सेकंड पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस अरिहंत जो है भारत की सेकंड पनडुब्बी हो जाएगी, स्वदेश निर्मित हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोब ई संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया है? तो दोस्तों भारत सहित जो है 15 देशों ने इसमें भाग लिया है। अगला सवाल है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स अभी हाल ही में
जारी किया गया था। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान हो चुका है, ठीक है। पहले चौथा स्थान था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि तीसरे स्थान में भारत जो है पहुंच चुके हैं। और जापान को पीछे छोड़कर, तो किसको? तो जापान को पीछे छोड़कर जो है ना, एशिया पावर इंडेक्स में भारत जो है वो तीसरे क्रम पे पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, एशिया पावर इंडेक्स में पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? तो एशिया पावर इंडेक्स में जो पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। और दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना है। और तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? भारत है। और चौथे पे कौन है? तो आपके जापान यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भविष्य के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ और किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? तो भविष्य के शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, ये आपके हुआ था कहाँ पे? न्यूयॉर्क में आयोजन हुआ था। और किसके द्वारा? तो यूएन महासभा द्वारा इसका जो है ना आयोजन किया गया था। 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। और इसमें दोस्तों जो भारत टैक्स जो है ना, ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ? बिम्स्टेक कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ। भारत टैक्स कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है। और पुस्तक मेला दोस्तों कहाँ पर लगा है? तो नई दिल्ली में लगा है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे हैं कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन बना है? तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का जो 5वां सदस्य बना है, उसका नाम क्या है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश बना है। कौन सा? कोलंबे सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां देश। और दोस्तों क्या है? भारत भी इसमें शामिल है। क्या है? अगला है कि सेला सुरंग भारत के किस राज्य में बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? ना, सेला सुरंग को भारत के किस राज्य में बनाने की मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में दी गई है। दिवांग सुरंग कहाँ में ही है? विंग्स इंडिया का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? दोस्तों जो विंग्स इंडिया है ना, इसका आयोजन जो किया गया भारत के हैदराबाद में किया गया। कहाँ पे? हैदराबाद में किया गया विंग्स इंडिया एयरपोर्ट। जो हैदराबाद में एयरपोर्ट, इसका नाम क्या है? बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और टॉप एयरपोर्ट क्वालिटी जो अवार्ड भी किसे मिला है? तो हैदराबाद को जो बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है ना, इसी को टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला है, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ किस शासकों द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम जो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा थी, इसका शुभारंभ किया गया था सातवाहनों द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहनों द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा को शुरुआत की गई थी। और और दोस्तों ये जो आपके पास, एक सेकंड दोस्तों, वहाँ पे हम बताए थे कि कैंपेगोड़ा जो हवाई अड्डा है ना, इसको मिला है कौन सा अवार्ड? मिला है बेस्ट टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड, ठीक है। कैंपेगोड़ा हवाई अड्डा को, ना कि बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। इसको सुधार कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। जो द टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड जो मिला है ना, ये कैंपेगोड़ा हवाई अड्डा को मिला है। किसको? कैंपेगोड़ा को मिला है, ना कि बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको आप सुधार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये चुनाव प्रक्रिया जो होती है कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसमें जो चुनाव होते हैं वो एकल संगमनीय मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक रूप से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों आयरलैंड के संविधान से एक और चीज ली गई है, कौन सी? डीपीएसपी जो है ना, आपके आयरलैंड के संविधान से ही हमारे देश में लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? दोस्तों जो पी.आर. श्रीजेश है, इसका संबंध जो किससे हो जाएगा? तो हॉकी से हो जाएगा। किससे? हॉकी से पी.आर. श्रीजेश का संबंध हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें मनु भाकर का, तो मनु भाकर किससे है? मनु भाकर शूटिंग से हो जाएंगे। दीपिका कुमारी दोस्तों किससे हो जाएंगी? तो तीरंदाजी से हो जाएगा। और फवाद मिर्जा की दोस्तों हम बात करें तो घुड़सवारी से हो जाएगा। अवनी लेखरा शूटिंग से है। मनीष नरवाल शूटिंग से भी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अमन सहरावत, ये किसे? कुश्ती से। किसे? अमन सहरावत जो है वो कुश्ती से यहाँ पे संबंधित हो जाएंगे। वह रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रक्त के थक्का के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो संविधान जो संशोधन है, इसका प्रस्ताव जो है ना, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। इसमें साधारण और विशेष विधेयक के तौर पर इसमें लाया जाता है। बढ़ते हुए सवाल की ओर। कह रहा है कि केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 75 के तहत करते हैं, ठीक है। और मंत्रिमंडल का उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हुए सवाल की ओर। कह रहा है कि पीएच स्केल पर सबसे प्रबल और सबसे प्रबल क्षार को मिलाने पर प्राप्त विलयन कैसा होगा? तो दोस्तों कैसा होगा? उदासीन होगा, ठीक है।
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को जब मिलाएंगे तो कैसा पदार्थों का हमें उदासीन पदार्थों का, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। चूना पत्थर CO3 का रासायनिक नाम क्या होता है? चूना पत्थर जो CO3 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्विक लाइम या क्विक लाइम जो है ना, इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? CaO होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं सवाल क्या है कि संविधान में सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो सहकारी समितियों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो आर्टिकल 43 के बी के तहत दिया गया था। और भाग कौन सा है? तो 9 के बी में इसकी चर्चा की गई है। और 97वां संविधान संशोधन 2001 के तहत से 2011 के तहत से दर्जा दिया गया था। अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी विस्तार को किस नाम से जानते हैं? तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसके उत्तरी विस्तार को हम लोग जानते हैं रायसीना हिल्स के नाम से। किसे? रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। और जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों वो किस हिल्स पे है? तो जो राष्ट्रपति भवन है ये भी आपके किस है? तो रायसीना हिल्स पे ही स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा अवस्थित होती है जो कैंसर के उपचार में सहायक होता है? दोस्तों विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट की मात्रा होती है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। भारत में सब राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं इसको राष्ट्रीय पार्टी दर्जा कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। कौन? चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं? तो 6 राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में भारत में स्थित है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब और किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? तो पंचायती राज को दोस्तों जो दर्जा मिला था ये LM सिंघवी समिति के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। और इसमें कितने कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय पर पंचायती राज यहाँ पे को शामिल किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस समिति के द्वारा? तो LM सिंघवी समिति के द्वारा। वो संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन था 1992 में ये करवाया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि संविधान की कुछ अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों संविधान की अनुसूची हमारे पास है 8वीं अनुसूची में जो है ना कुल 22 भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो मूल भाषा कितनी थी? 14 मूल भाषा थी और बाद में कितनी जोड़ी गई है? 8 भाषा यहाँ पे जोड़ी गई हैं। कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के फैले विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? तो कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के फैले हुए जो विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो है संविधान के जो है आर्टिकल 29 में जो है आपके पास अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की चर्चा की गई है। और दोस्तों ये क्या है? आपके पास मूल अधिकार है। ठीक है। और मूल अधिकार जो है इसकी चर्चा किस भाग में है? भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। और यहाँ से कहाँ से लिया गया है? तो ये USA के संविधान से लिया गया। कहाँ से? USA के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वध्यागमन में शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें क्या है? यन संधि है। किसमें? यन संधि है। पित्तल एक धातु है जो दो धातुओं के मिलने से बनता है। वे धातुएं कौन कौन सी है? दोस्तों पित्तल में क्या होता है? तांबा और क्या होता है? जस्ता का मिश्रण होता है। भारत में स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानते हैं? तो भारत में स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है वो कौन सी? काली मिट्टी को कहते हैं। और इसका अन्य नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी है। और सबसे इसमें क्या होती है? खेती, कपास की खेती होती है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती है। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो ठोस अवस्था का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस अवस्था में जो परिवर्तित होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तथा बिहार की औसत साक्षरता क्रमशः कितनी है? तो दोस्तों जो जनगणना 2011 के अनुसार से भारत का जो औसत साक्षरता दर है वो कितना है? 74.04% है। जबकि वहीं हम बात करें बिहार की तो 61.7% जो है यहाँ पे बिहार की देखने को मिल जाती है। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी जो पिक्सल होती है पिक्सल के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सॉरी जो देखिए इसमें थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं पिक्सल के रूप में। और इसमें जो फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाला तत्व होता है वो कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। बढ़ते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि गलवान घाटी कहाँ पे? दोस्तों आपको पता है गलवान घाटी कहाँ पे? लद्दाख में। कहाँ पे? गलवान घाटी कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। लाहौल स्पीति कहाँ पे? लाहौल स्पीति ये आपके पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नालंग घाटी कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपके पास उत्तराखंड में है। और जुकू घाटी कहाँ पे है? तो ये नागालैंड में स्थित है। ठीक है। तो इसे अभी आप ध्यान रखेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो जो कुल्लू घाटी हमारे पास है दोस्तों, ये आपके पास पीर पंजाल एवं धौलाधार श्रेणी के बीच में स्थित है। कौन सी? तो कुल्लू घाटी। आलियावेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है? जो आलियावेट द्वीप है ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा? आलियावेट द्वीप। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? तो दोस्तों लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल जो है, वो लक्षद्वीप को क्या करता है? मिनिकॉय से अलग करता है। वही दोस्तों हम बात करें कि मालदीव को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। कौन सी नदी हजारीबाग पठार को रांची के पठार से अलग करती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो हजारीबाग पठार को जो है रांची के पठार से अलग करती है? तो नदी कौन सी हो जाएगी? तो दामोदर नदी हो जाएगी, जो हजारीबाग पठार को रांची के पठार से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है। और दोस्तों जो बंगाल का स्रोत कहते हैं, दामोदर नदी को ही क्या कहते हैं हम लोग? बंगाल का स्रोत के नाम से जानते हैं। और भारत की पहली जो नदी घाटी परियोजना थी वो किस पे बनाई गई है? तो दामोदर नदी बनाई गई है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों जो थाल घाट हमारे पास है, भोर घाट है और पाल घाट दर्रा है, ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में। कहाँ पे? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में ये सभी स्थित हैं। ब्रेल या बराइल पहाड़ी का विस्तार पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों में है? तो ब्रेल या बराइल पहाड़ी का विस्तार जो है आपके पास नागालैंड में स्थित है, असम में स्थित है, मणिपुर में स्थित है और उसके साथ ही कहाँ पे? मेघालय में भी स्थित है। कौन सा? बरेल या बराइल पहाड़। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कह रहे हैं कि भारत में अपनालिका अपरदन से पीड़ित पठार कौन सा है? तो भारत में जो अपनालिका अपरदन से पीड़ित पठार है वो कौन सा होगा? मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार यहाँ पे हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा इसकी अवस्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में किस दिशा में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। ठीक है। कौन सा? तिब्बत का पठार है। दीघा समुद्री तटीय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो दीघा है, दीघा ये कहाँ पे? आपके पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के दक्षिण छोर पर अवस्थित समुद्री तटीय मैदान कौन सा है? तो ये कौन सा है? मालाबार तटीय मैदान है। कौन सा? मालाबार का तटीय मैदान है। भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जानते हैं? तो भारत के जो उत्तरी मैदान है उसका पश्चिमी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए लानका जलाशय कहाँ पे? लद्दाख में। ये बातें बिल्कुल सही दे रखी हैं। और हम बात करें अगर कि यहाँ पे माना पास दर्रा कहाँ पे है दोस्तों? तो ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये भी सही है। और सीपी किला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये भी बात सही है। लेकिन दोस्तों बोम किला यहाँ पे ये कहाँ पड़ता है? आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। कहाँ पे? बोम किला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दे रखे हैं? तो पहला कथन यहाँ पे कह रहा है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। यह पहला कथन सही दे रखा है। दूसरा कह रहा है कि मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों का निक्षेप नहीं मिलते हैं, ये गलत दे रखा है। और तीसरा के पास है कि मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नर्म चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, ये भी कथन सही है। यानी कि पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, बाकी दूसरा कथन यहाँ पे दोस्तों क्या है? गलत दे रखे हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस युद्ध से हुई थी? तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसकी समाप्ति हुई थी मंगलोर की संधि से। कैसे होती है? मंगलोर की संधि से क्या होती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे हैं कि 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1818 ईस्वी में। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों जो आंग्ल नेपाल युद्ध है ये हुआ था आपके पास जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और ये संधि कौन सी थी? सुगौली की संधि थी। कौन सी? सुगौली की संधि होती थी। ये कब हुआ था? 1815-16 में सुगौली की संधि होती है। ठीक है। जिसमें आपके काला पानी, लिपुधोरा और लिपू लेक जो है दोस्तों ये कहाँ है? भारत और नेपाल के बीच में जो है कुछ भूमि विवाद से चलते रहता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है। जबकि दोस्तों वायन हेस्टिंग्स जो आपके पास तृतीय आंग्ल मैसूर संबंधित है, तो यहाँ पे कौन सा गलत था? ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे गलत था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद सफदरजंग ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दूसरा कथन है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और तीसरा के पास है कि प्लासी के युद्ध में शाहजद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो केवल यहाँ पे 3 कथन जो है वो सही है, बाकी अन्य कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें कौन ये कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में होता है प्रथम। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये किस संधि के तहत हुआ था? मद्रास संधि के तहत इसकी समाप्ति होती है। और दूसरा दोस्तों हुआ था 1780-84 के बीच में। ठीक है, ये मंगलोर की संधि समाप्त होती है। और तीसरा कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच में हुआ था, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे चौथा कथन मार्किंग सही है और तीसरा 1 2 3 यहाँ पे गलत दे रखे हैं। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की हम बात करेंगे तो 1799 हुआ था, टीपू सुल्तान पराजित हुए थे और इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत दे रखे हैं? यहाँ पर देखिए सहायक संधि का व्यापक प्रयोग ब्लेजली ने किया था, ये कथन बिल्कुल सही दे रखा है कि सहायक संधि का जो व्यापक प्रयोग किया था ब्लेजली ने किया था। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि की वास्तविक शुरुआत 1799 ईस्वी में हुआ था, ये बातें गलत दे रखी है दोस्तों। जो वास्तविक शुरुआत हुई थी ना वो 1765 में हुआ था अवध से। ठीक है, और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला